बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा आपने फील्ड के बारे में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, ठीक है। अभी आप लोग लिखने की टेंशन छोड़ें, मेरी बातें सुने, ठीक है। थोड़ी थ्योरी हमने पढ़नी है, थोड़ा गौर से सुने, समझें, रटे नहीं, क्या करें, समझें। देखिए, न्यूटन्स ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बताया कि अगर दो मासेस हैं, एक m1 और दूसरा m2, उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है r, तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उस लाइन पे होगी जिस लाइन पे दोनों के मास के सेंटर हमने मिलाए, ठीक है। बिल्कुल इस तरह कूलम ने लॉ दिया कि अगर दो चार्जेस हों Q1 और Q2, उनके दरमियान फोर्स आप निकालेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगेन फोर्स उस लाइन पर होगी जो दोनों चार्जेस को मिला रही है। फ़र्क ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्स लॉ की है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अब दो सवालात, अगर एक बंदा को थोड़ी सी भी अल्लाह ताला ने अकल दी है, कितनी अकल, थोड़ी सी, इतनी नहीं, तो दो सवाल जहन में खुद ही आते हैं। ये फोर्सेस आती कहाँ से, ये फोर्सेस आती कहाँ से, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कहाँ से पैदा हुई, ओरिजिन का मतलब है ना। नंबर बी, ये कैसे लग रही है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स, आप मेरे से दूर बैठे हैं, मैं यहाँ से यूँ करूँ और आप गिर जाएं, ऐसा होता है? तो मास तो ऐसा कर रहा है। सूरज कहाँ है और ज़मीन, लेकिन सूरज ज़मीन पे फोर्स जब भी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, वरना तो ज़मीन कहीं और निकल जाए, सूरज के गिर्द ना घूमे। पेन को छोड़ता हूँ, पेन नीचे, ज़मीन ने कोई पता नहीं हाथ ऊपर निकाल के इसको खींचा है, ऐसा है, खुद गिर रहा है। कैसे गिर कैसे रहा है, ट्रांसमिट कैसे हो रही है, ये फोर्स ज़मीन की इस ऑब्जेक्ट पे लग कैसे रही है, समझ में आई बात। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर दीज फोर्सेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। पहली बात तो ये लग क्यों रही हैं, दूसरी बात ये कैसे लग रही हैं। सही है, आसान सी ज़बान में क्लियर है सबको। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, न्यूटन्स लॉ एंड कूलम्स लॉ इनेबल अस टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। वो जो फॉर्मूले दोनों के हो गए। टू क्वेश्चंस अराइजेस, नंबर वन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। तो आपके ख्याल में क्या ओरिजिन है, क्यों लगती है ये फोर्सेस, क्यों, क्या चीज़ है, क्या चीज़ फोर्स को पैदा कर रही है। तो ग्रेविटी तो फोर्स है ना, क्यों है ग्रेविटी, वो तो ठीक है, ग्रेविटी नहीं होगी तो सारी चीज़ें हवा में होंगी, फिर जैसे मैंने बताया था ज़मीन कहीं और निकल जाएगी। लेकिन क्यों है ग्रेविटी, हैं, क्यों है, मास की वजह से ग्रेविटी, चार्ज की वजह से क्यों नहीं है ग्रेविटी, क्यों है जी, फील्ड की वजह से नहीं, फील्ड तो बाद में, अभी हम तो फील्ड तक पहुंचे ही नहीं है। फील्ड तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, अभी हम पढ़ेंगे। हैं, इसका जवाब किसी को नहीं पता भाई, नो वन नोज। जिसने पता चला लिया उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा यकीनन। आज की डेट तक साइंस को नहीं पता। हाँ, साइंस ये कहती है ये होता है, ये मान लेते, इससे आगे चलते, इससे आगे हमने बहुत सी चीज़ें समझ ली। क्या समझ लिया, अगर हमने एयरप्लेन उड़ाना है तो हमें ज़मीन की ग्रेविटी के ख़िलाफ़ जाना है, रॉकेट फेंकना है, मिसाइल फेंकना है,
ज़मीन की ग्रेविटी के ख़िलाफ़ जाना है और ऊपर से चीज़ें नीचे गिर रही हैं। तो बहरहाल इसको समझ के हमने बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन ये क्यों हो रहा है? अल्लाह ताला के काम है, कुदरत के काम है, किसी को इसका जवाब मालूम नहीं है। साइंस अभी तक मफलूज है इसका जवाब देने में। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन का जवाब अभी मालूम नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये फोर्सेस कैसे लग रही हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैसे लगा। तो देखिए अगेन वही बात है जो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको थप्पड़ मारूंगा तो इस पे फोर्स, तो इंसान यही सोचता था ना, किसी चीज़ को मैं हाथ लगाऊंगा उस पर फोर्स लगाऊंगा तो मेरी फोर्स उस पर लग जाएगी। तो ये तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स इसी को कहते हैं ना। हमने फर्स्ट ईयर में कॉन्टैक्ट फोर्सेस मैंने पढ़ाई थी आपको। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ता है तब फ्रिक्शन क्रिएट, ऐसा नहीं कि ये ऊपर है ये नीचे, अब कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस तरह टेंशन जो है वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स जो है वो सारी क्या है, मैंने ही पढ़ाया था आपको, मुझे याद है, सही है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ज़मीन नीचे मास ऊपर, ये गिर रहा है, कॉन्टैक्ट तो कोई नहीं है। कॉन्टैक्ट तो यही चार्ज में भी होता है, प्रोटॉन सेंटर में, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन दूर है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है जब ये इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहा है। तो इसको फिर शुरू में साइंसदान ने कहा भाई ये एक्शन एट अ डिस्टेंस है। एक्शन एट अ, क्या है एक्शन एट अ डिस्टेंस? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिस्टेंस से फोर्स लगा रहा है। उन्होंने कहा ये एक फिनोमिना है, उसको नाम दे दिया एक्शन एट अ, मतलब ऐसा होता है अगेन, मास पे फोर्स लगाता है फ्रॉम अ डिस्टेंस, चार्ज पे फोर्स लगाता है फ्रॉम अ डिस्टेंस, मैग्नेट पे फोर्स लगाता है फ्रॉम अ, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं है, इनके लिए एक दूसरे से जुड़ना ज़रूरी, ये एक्शन एट अ डिस्टेंस टाइप की फोर्सेस हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ आगे माइकल फेराडे ने सन 1819 या पता नहीं 20 में माइकल फेराडे ने कॉन्सेप्ट दिया, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आया। माइकल फेराडे बेसिकली केमिस्ट था, बाद में वो स्विच हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसने ईजाद भी की। बहरहाल उसने क्या किया, एन ऑब्जेक्ट क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ। एक ऑब्जेक्ट है, कोई फर्ज करिए ये पेन है, सही है, इसका अगर एक मास है तो ये अपने इर्द गिर्द इसकी सराउंडिंग में जितनी रीजन है इसमें ये एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। इमेजिनरी आंखें बंद करके सोचें, एक इसके गिर्द गोल सा दायरा बन गया है, सही है, हेवला जिसको हम उर्दू में कहते हैं, आउटलाइन। उस हेवले में, उस आउटलाइन में, उस फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। तो ऑब्जेक्ट पहले फील्ड क्रिएट करता है, उस ऑब्जेक्ट की फील्ड में जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट की फील्ड उससे इंटरेक्ट करेगी, उससे मिलेगी और तब उस पर फोर्स लगेगी। तो अगेन इसमें कहा गया कि ये एक्शन एट अ डिस्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट फील्ड में आएगा तो फोर्स लगेगी, फील्ड में नहीं आएगा तो फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ, व्हेन दिस फील्ड इंटरेक्ट्स विद अनदर ऑब्जेक्ट फोर्स इज अप्लाइड। तो टू वे प्रोसेस है, दो काम होते हैं, पहले फील्ड क्रिएट होती है, फिर वो फील्ड क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। एक ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की मिसाल है। क्लोरीन पे कोई चार्ज, जैसे ही क्लोरीन पे चार्ज आया फौरन ही क्लोरीन के इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो गई, पहले फील्ड नहीं थी। अब इस फील्ड में जब दूसरा चार्ज इंटर होगा, दखल अंदाजी की कोशिश करेगा, छेड़छाड़ करने की, तो क्लोराइड इस पर फोर्स, क्लोरीन इस पर फोर्स लगाएगा। जब तक वो उसकी फील्ड को छेड़ेगा नहीं, क्लोरीन भी कहेगा मैं आपको कुछ नहीं कर। समझ में आया? यह है फील्ड कॉन्सेप्ट। ये क्या है? फील्ड कॉन्सेप्ट। तो अब इस फील्ड कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझते हैं। पहले ये दो चीज़ें बस डेफिनेशन समझ लें। वैसे हम डेली लाइफ में भी फील्ड का वर्ड यूज़ करते हैं ना, फील्ड कहते हैं उर्दू में खेत को या मैदान को। इंग्लिश में फील्ड जो है दो तरह से यूज़ होता है, खेत या मैदान। तो अ वाइड ओपन लैंड, खुली ज़मीन जो है, कहते हैं मैं फील्ड्स में गया, यानी मैदानों में गया या खेतों में गया। तो फिज़िक्स में फील्ड क्या है?
स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में उसके आसपास वो एरिया, वो स्पेस जिसमें वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, वो इसकी क्या कहलाएगी? फील्ड कहलाएगी। ज़मीन के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाता है, लेकिन अगर आप उससे बाहर निकल जाएं तो फिर ज़मीन, अगर ये पेन ज़मीन की फील्ड में नहीं है और मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये पेन ज़मीन की तरफ नहीं गिरेगा, ये वहीं पर खला में रुक जाएगा। अगर आसपास और भी कोई दूसरी ऑब्जेक्ट नहीं है इस पर फोर्स लगाने के लिए तो फिर ये नीचे, अब ये नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पर ज़मीन की फील्ड है। अगर इस पॉइंट पर ज़मीन की फील्ड नहीं होगी, मैं छोड़ भी दूंगा, ये नीचे नहीं आएगा। सही है भाई, ये है फील्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी, द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which it exerts a force on another charge is called electric field। अब एक बात सुन ले एक मिनट के लिए, अगर मैं इस चार्ज को मास कर दूं, the space around a mass in which it exerts a force on another mass is called gravitational field। the space around a magnet or moving charge in which it exerts a force on another magnet और मूविंग चार्ज इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। आप ये वर्ड चेंज कर दें बस। क्यों? मास इज अ सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। चाहे तो ये लिख लें, मैंने नहीं लिखा। मास इज अ सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मास ग्रेविटेशनल फील्ड की सोर्स है। मास अपने इर्द गिर्द क्या क्रिएट करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे इस ग्रेविटेशनल फील्ड में दूसरा मास आएगा, ये उस पर फोर्स लगाएगा। चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स है, मंबा है। सोर्स समझते हैं ना, जैसे सूरज जो है वो सोर्स है किसका? सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट या लाइट एंड एनर्जी। ओशियंस एंड रिवर्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। ऐसे ही है ना भाई। तो चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट या मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज मूव करता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। चैप्टर 14 में हमने पढ़ना है। मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता ही है, मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और मूविंग चार्ज इन विच अनदर मैग्नेट और मूविंग चार्ज क्रिएट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेट। बेसिकली मैग्नेट के अंदर भी चार्ज मूव हो रहे होते हैं। मैग्नेट की मैग्नेटिज्म है वो भी मूविंग चार्जेस की वजह से ही है। ठीक है, ये समझ में आया? ये तो डेफिनेशन है। अब सवाल ये, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ फील्ड है और कहाँ फील्ड नहीं है? जो मैंने लिखा है, हाउ टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस या ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रेजेंस, मौजूदगी का कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, ये फर्ज करें एक प्लस क्यू चार्ज है, ये जो मैंने लाइन खींची है ये दायरा, फर्ज करें यहाँ तक इसकी फील्ड है, इससे बाहर इसकी फील्ड नहीं है। तो मैं एक चार्ज लूंगा प्लस क्यू नॉट, ये मैंने आगे लिखा हुआ, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? इस प्लस क्यू नॉट को मैंने यहाँ रखा, इसको कुछ नहीं हुआ, इसने इस पर फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब है यहाँ पर फील्ड मौजूद, नो फोर्स तो नो फील्ड। जब मैंने इसको यहाँ रखा, फोर्स लगी, तो इसका मतलब है यहाँ फील्ड है। यहाँ रखा तो यहाँ भी फोर्स लग रही है, यहाँ भी फील्ड। इस सर्कल के, इस स्फीयर के अंदर अंदर जहाँ भी मैं रखूँगा क्यू नॉट पर एक फोर्स लगेगी। तो ये इस बात का सबूत है कि इस स्पेस में क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सही है? हर चार्ज एक फील्ड तो क्रिएट कर देगा। जैसे ही क्यू चार्ज वजूद में आया, फौरन इसने क्या किया, हमने इर्द गिर्द एक फील्ड बना ली। लेकिन हमें उस फील्ड का कैसे पता चलेगा? सही है, कहाँ तक है उसकी फील्ड? उसका हमें पता चलेगा अपने टेस्ट चार्ज से। किससे पता चलेगा? टेस्ट चार्ज से। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, जगह दो। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
टेस्ट चार्ज कैन नेवर बी, जो कन्वेंशन है जो माइकल फेराडे के दौर से चल रही है। आप कहते हैं नहीं मैं फेराडे का अभी बाप बनूंगा, मैं नेगेटिव चार्ज से करूंगा, तो फिर कर लो, लेकिन किसी किताब में ऐसा हमेशा टेस्ट चार्ज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अच्छा जब आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले लेंगे तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की ये प्रॉपर्टीज होंगी। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल अप्रोचिंग जीरो। इस टेस्ट चार्ज का अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, यानी ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, वरना तो हमें फिर इसकी फोर्स का पता नहीं चलेगा कि इस पे कितनी लगा रहा है। ठीक है, क्यू नॉट हम एज्यूम करेंगे आइडियली इतना कम है कि किसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कम से कम चार्ज क्या हो सकता है, मैंने बताया था आपको। नहीं, प्रैक्टिकली कम से कम चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का। प्रैक्टिकली कम से कम चार्ज कितना होता है, आधा इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, हैं, पौने इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, पाव इलेक्ट्रॉन भी, पूरा एक इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज क्या है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। प्रैक्टिकली इससे कम चार्ज, लेकिन ये थ्योरेटिकली हम एज्यूम करते हैं कि बस इतना छोटा है कि जीरो। ये सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हमें नज़र आ रही है ज़मीन के इर्द फील्ड, ये रही फील्ड नज़र आ रही है। थ्योरी है लेकिन समझने में आसानी करती है, समझने में आसानी करती है। और क्यू नॉट जो है वो उसकी अपनी फील्ड नहीं है। ये क्यू नॉट का जब चार्ज नहीं है तो क्यू नॉट की फील्ड भी, क्यू नॉट सिर्फ इसकी फील्ड हमें बताएगा, इसकी अपनी फील्ड नहीं है। कौन है, निश्ता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक माइनस चार्ज है Q, अगेन आप क्या करेंगे, जब आप यहां अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स, ये आप Q नॉट रखते जा रहे हैं, ये Q नॉट को रिपेल करता जा रहा है। तो ये लाइंस क्या बता रही हैं, जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है। लेकिन जब मेरा चार्ज नेगेटिव होगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही है, इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने जाने बनाने की कोशिश करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट। तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स की लाइनें बाहर निकलेंगी फील्ड को शो करने के लिए, और नेगेटिव चार्ज में फोर्स की लाइनें दाखिल हो रही होंगी। तो ज़मीन की भी फील्ड ऐसी ही होगी। अगर ये अर्थ है और यहाँ दूसरा मास रख दिया तो ज़मीन उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है चारों जानिब से। तो अट्रैक्टिव फील्ड जब भी होगी वो हमेशा क्या होगी, आ रही होगी, लाइनें दाखिल हो रही होंगी, और रिपल्सिव क्या होगी, लाइनें निकल रही होंगी। इन लाइंस को हम कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। यही हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ तक उतारना।